एवरीवन, वेलकम टू बोसान केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं उपसर्ग संयोजक यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो प्रयोग होने वाली जो टर्मिनोलॉजी है यानी शब्दावली है। जैसे मान लीजिए हमें उपसर्ग संयोजक यौगिक पढ़ना है तो उसमें कुछ टर्म होते हैं, कुछ शब्द होते हैं और उस शब्द से या तो परिभाषा पूछे जाते हैं या तो आगे उन शब्दों का जो है बहुत ज़्यादा काम आता है। अगर ये आपको शब्द समझ में नहीं आएगा तो फिर आगे का जो कह सकते हैं उपसर्ग संयोजक यौगिक के जो कह सकते हैं कॉन्सेप्ट है वो आपको ईजिली समझ में नहीं आएंगे। तो इसलिए जो लेक्चर है आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड जो है आपको क्लास 11th और 12th और प्लस नीट जेई फाउंडेशन के लिए आपको कंप्लीट कंसेप्ट जो है यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, उपसर्ग संयोजी क्षेत्र या मंडल। पहले शब्द ये आ रहा है कि उपसर्ग संयोजी क्षेत्र या मंडल किसे कहते हैं, या इंग्लिश में इसे कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, तो कह रहा है उपसर्ग संयोजी क्षेत्र, उपसर्ग संयोजी संकुल को एक बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है जिसे हम उपसर्ग संयोजी क्षेत्र या मंडल या इसी को हम जटिल आयन भी कहते हैं। कहोगे ऐसा कैसे, तो हमको तो समझ में नहीं आया। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल लेकर के बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या होता है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, K4 है और Fe है और Cn का क्या है, होल 6 है। क्लियर हुआ, ये हमारे पास उपलब्ध है। ठीक है, अब इसमें जो पूछने वाला है ना उसमें क्या है, तो यहाँ पर जो देखिए ये जो बड़ा कोष्ठक है यानी ये जो ऐसा दिया ना बड़ा वाला कोष्ठक ये वाला, तो ये वाला जो भाग है इसको ही हम क्या कहते हैं, उपसर्ग संयोजी मंडल कहते हैं। बात है इसमें, ये जो भाग है इसको क्या बोलोगे आप, उपसर्ग संयोजी मंडल या क्षेत्र, या इसी को हम जटिल आयन भी बोल सकते हैं। इसे हम क्या बोल सकते हैं भाई, जटिल आयन भी बोल सकते हैं। अब कहोगे वो कैसे, देखिए यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर जो देखिए जटिल आयन या उपसंयोजी क्षेत्र में होते क्या हैं, तो इसमें एक होता है लिगेंड और एक होता है आपका केंद्रीय धातु परमाणु। बात है इसमें, तो यहाँ देखिए यहाँ पर जो है आपका ये Fe जो है इसे बोलते हैं हम केंद्रीय धातु परमाणु, और यहाँ जो Cn होता है इसको हम क्या बोलते हैं, हम लिगेंड। आगे हम लोग देखेंगे कि भाई ये होते क्या हैं। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग क्या है डिटेल में हम समझेंगे। बात है इसमें, तो ये जो Fe है वो क्या है आपका केंद्रीय धातु परमाणु। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं उपसर्ग संयोजी संकुल को एक बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है जिसे हम उपसर्ग संयोजी क्षेत्र या मंडल कहते हैं। इसमें जो है केंद्रीय धातु परमाणु तथा लिगेंड होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी होते हैं। जैसे उपसंयोजी क्षेत्र में उपस्थित जो समूह या परमाणु हैं वो आयनित नहीं होते हैं, यानी अगर आप इसे जल में घोल रहे हो तो ये आयनित नहीं होंगे, ये आयनित नहीं होंगे। जैसे कह रहा है कि आपका Fe है और क्या है आपका, जैसे K4 है और Fe है और यहाँ पर Cn का होल 6 है। एक मिनट, यहाँ पर Fe है और क्या भाई Cn का होल 6 है। क्लियर हुआ। अच्छा, अब इसे अगर आप आयनित करते हो ना, यानी आयनों में बदलते हो या जल में इसे हम घोलते हैं, तो भाई खाली जो है 4K प्लस जो है ये बनेगा और उसके बाद प्लस जो होगा Fe हो जाएगा और Cn का क्या हो जाएगा, यानी रुक जाइए इसको हम यहाँ समझते हैं। जैसे कह रहा मान लीजिए K4 है और यहाँ पर क्या है Fe है और Cn का क्या है, होल 6 है। और उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक मिनट के लिए, तो यहाँ पर हो जाता है आपका 4K प्लस हो जाएगा और प्लस जो है आपका Fe जो लिखोगे और Cn का क्या हो जाएगा, होल 6 हो जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा 4 माइनस। तो यही जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, समन्वय मंडल कहते हैं। अब देखो इसमें जो Fe है ना वो आयनित नहीं हुआ, Fe आयनित नहीं हुआ।
यानी अलग नहीं हुआ, ये बात ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या कह रहा है कि जो परमाणु या समूह उपसंयोजी क्षेत्र में नहीं होते हैं उन्हें कोष्टक के बाहर लिखा जाता है, जिसे हम सह आयन या इंग्लिश में इसे हम काउंटर आयन कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं? काउंटर आयन कहते हैं। बात है इसमें। तो यहाँ पर जो K4+ है, यानी ये क्या है? कोष्टक के बाहर है। तो वही कह रहा है कि जो परमाणु या समूह उपसंयोजी क्षेत्र में नहीं आते हैं उन्हें हम कोष्टक में कहाँ लिखते हैं भाई? बाहर की ओर लिखते हैं। तो यानी ये जो K4+ है ना, इसे क्या बोलोगे आप? सह आयन बोलोगे। क्या बोलोगे? सह आयन बोलोगे। बात है इसमें। और ये क्या होता है भाई? तो इसे बोलते हो आप उपसह संयोजी मंडल। क्या बोलोगे? उपसह संयोजी जो है आपका ये मंडल हो जाएगा। बात है इसमें। चलिए अगला बात कर लेते हैं हम लोग। अगला कह रहा है कि केंद्रीय धातु परमाणु। क्या है आपका? केंद्रीय धातु परमाणु किसे कहेंगे? जैसे हमने यहाँ पे बात कर लिया कि उपसहसंयोजी यौगिक में, ठीक है, मंडल में एक केंद्रीय धातु परमाणु होता है। तो आपके मन में आया होगा कि भाई ये केंद्रीय धातु परमाणु जो है ये नया क्या आफत आ गई है ना? क्या नया आफत आ गया भाई? तो यहाँ पर कहने का मतलब है ये समझना है केंद्रीय धातु परमाणु होता क्या है, यानी सेंट्रल एटम। तो देखो सेंटर होता है ना केंद्र में। तो केंद्र में अगर मान लीजिए आप बैठे हुए हैं या आपके घर में जो मुखिया है वो चारों तरफ से क्या होता है? घिरा होता है, यानी पूरी फैमिली का भार उसी के ऊपर होता है या सभी लोग उससे जुड़े होते हैं। बात है इसमें। तो वही कहने का मतलब है कि उपसहसंयोजी क्षेत्र में, उपसहसंयोजी क्षेत्र में उपस्थित वह धातु परमाणु, वह धातु परमाणु जो लिगैंडों से घिरा होता है, जो लिगैंडों से क्या होता है भाई? घिरा होता है, केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। बात है इसमें। यानी उपसहसंयोजी क्षेत्र में उपस्थित वह कह सकते हैं धातु परमाणु जो लिगैंडों से घिरा होता है उसे हम केंद्रीय धातु परमाणु यानी सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। या आयन भी हो सकता है, ऐसा बात नहीं है। केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन भी हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे अभी हमने कहा भाई साहब कि हमारे पास क्या है? Fe K4 था, है ना? और हमारे पास क्या था? K4 था और क्या था? Fe था और Cn का क्या था? आपका होल 6 था। अब इसको जब हमने तोड़ा तो क्या मिला? तो कहेंगे कि 4K+ मिला। तो कहेंगे और क्या मिला? तो हम कहेंगे यहाँ पर Fe मिला और Cn का क्या मिल गया भाई? होल 6 मिल गया और इस पर 4- हो गया। तो हम तो कहे ये तो उपसहसंयोजी क्षेत्र हो गया। अब कह रहा है इसमें उपस्थित वह धातु, तो यही एक धातु नजर आएगा ना। तो ये ध्यान में रखेंगे, इसमें एक ही धातु होगा और उस धातु को कहेंगे हम केंद्रीय धातु परमाणु। क्या कहोगे? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। धातु परमाणु या आयन कहेंगे, हालांकि यह आयन है। अब ये जो Cn है, Cn किसे कहते हो? Cn क्या होता है? इसे कहते हैं हम लिगैंड। क्या कहते हैं हम? लिगैंड। बात है इसमें। तो वही कह रहा है कि यहाँ पर क्या होगा? केंद्रीय धातु परमाणु इन लिगैंडों से क्या होता है भाई? घिरा होता है। लिगैंडों से क्या होगा भाई? घिरा होगा। तो कहोगे अच्छा सर कैसे घिरा होगा? तो देखिए ये होता है Fe। अभी हम बंध के बारे में बात नहीं करेंगे, आगे जब हम लोग पढ़ लेंगे संयोजकता बंध सिद्धांत, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, तो उसके बाद आपको समझ में आएगा कि भाई बंध कैसे बनते हैं और उसका संकरण है, संरचना है, ये सब हम लोग देख लेंगे। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, देखो ऐसे Cn कितना है? 6। तो ऐसे Cn क्या करेगा? उपसहसंयोजी बंध बनाएगा 2 इलेक्ट्रॉन दे करके, और यहाँ पर Cn हो जाएगा, ऐसे उपसहसंयोजी बंध बनाएगा और यहाँ पर हो जाएगा Cn, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा Cn। अब ये जो है Cn हो गया और एक Cn यहाँ हो जाएगा और एक Cn ऊपर हो जाएगा, यानी अष्टफलकीय व्यवस्था होती है। ये सब डिटेल में आगे देखेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो Fe है, ये जो Fe है वो Cn से क्या हुआ? घिरा हुआ, यानी लिगैंडों से घिरा हुआ है। किसके द्वारा? तो हम कहेंगे उपसहसंयोजक बंध के द्वारा। क्लियर हुआ? तो Fe क्या हो जाएगा? केंद्रीय धातु परमाणु हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक बार जरूर बोलिए हाँ, यस और नो। ठीक है, चलिए
अच्छा, अब एक क्वेश्चन आपको देखते हैं, उसके बाद टॉपिक अलग चालू करते हैं। एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। अब उस क्वेश्चन को देख करके बताएंगे क्या कह रहा है। जैसे हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन है ए, ठीक है, कह रहा है कि हमारे पास K2 है और यहाँ पर Ni है और Cn का होल 6 है, ठीक है। मैं कह रहा है कि संयोजी क्षेत्र और सह आयनों को लिखिए। मैं कह रहा है सह संयोजी क्षेत्र यानी समन्वय मंडल जिसे कहते हैं, सह संयोजी क्षेत्र, या कह रहा है कि सह आयनों को लिखिए। किसको लिखिए? सह आयनों को लिखिए, सह आयनों को लिखिए, यही पूछ रहा था। क्लियर बनेगा? अब कैसे पहचानोगे? तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है भाई, K4 है, क्या है, तो सॉरी K2 है, तो इसको तोड़ दो। तो अगर इसे आप तोड़ोगे तो क्या मिलेगा भाई, Ni और Cn का होल 6 मिलेगा आयस में, और उसके बाद क्या हो जाएगा, तो इसको आप तोड़ लो तो हम कहेंगे 2K प्लस है प्लस Ni है और Cn का क्या हो जाएगा, होल 6। और देखो 2K प्लस जब निकला है तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 2 माइनस, आया बस में। तो ये क्या हो गया आपका, सह संयोजी क्षेत्र हो गया। क्या हो गया, सह संयोजी क्षेत्र हो गया, या इसी को हम मंडल कहेंगे। अच्छा, यहाँ पर K क्या है, तो इसे हम बोलते हैं सह आयन। क्या बोलोगे, सह आयन यानी काउंटर आयन बोलेंगे। बात है इसमें। अच्छा, एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, उससे और समझ में आएगा। जैसे एक क्वेश्चन कह दे कि Ni है और CO है का होल 4 है, ऐसे दे दिया, और इसमें ये पूछ ले कि भाई सह आयन और सह संयोजी मंडल बताइए या क्षेत्र बताइए। तो ये तो देखिए यहाँ पर कोष्टक में सब आ गए ना, तो जब कोष्टक में आ जाता है तो ये आयनित नहीं होता है। बात है इसमें, कोष्टक में अगर आ जा रहा है तो ये भाई साहब आयनित नहीं होगा। अब जब ये आयनित नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि इसमें खाली आपके पास क्या उपलब्ध हैं, तो हमें कहेंगे खाली यहाँ पर सह संयोजी क्षेत्र हैं। क्या हैं, सह संयोजी क्षेत्र हैं। बोलो, आया बात में? चलिए अगला देख लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस आ सकता है कि काउंटर आयन यानी सह आयन और उप सह संयोजी मंडल की को पहचानिए, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब तो हमने ये देख लिया कि भाई केंद्रीय धातु परमाणु क्या होते हैं, उसके बारे में हमने देखा, ठीक है। अब बात करते हैं कि लिगेंड किसे कहते हैं। क्या है, लिगेंड किसे कहते हैं। अच्छा, केंद्रीय धातु परमाणु में और एक चीज़ समझने लायक है कि केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है ना, केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का काम करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्यों? देखिए उपसहसंयोजक युग्म में क्या होता है, उपसहसंयोजक बंध बनता है, तो लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन देता है और केंद्रीय धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन क्या करता है भाई, लेता है। बात है इसमें। तो हमें कहेंगे कि केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है, केंद्रीय जो धातु परमाणु होते हैं, केंद्रीय धातु जो परमाणु होते हैं वो किसका काम करते हैं भाई, लिगेंड का काम करते हैं। सॉरी, एक मिनट थोड़ा सा
थोड़ा सा वेट करेंगे, राइटिंग पैड में कुछ लोचा हो गया है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि केंद्रीय धातु जो परमाणु होता है, तो केंद्रीय धातु जो परमाणु है वो किसका काम करता है भाई? ग्राही का काम करता है। किसका काम कराता है? ग्राही का। इसलिए उसे हम लुईस क्षार भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? लुईस क्षार भी कहते हैं। ये बात ध्यान में रखेंगे। क्या कहोगे? लुईस क्षार। देखो, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल। देखिए, आ से होता है अम्ल, ठीक है, आ से क्या होता है? अम्ल। तो यानी केंद्रीय धातु परमाणु जो है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उसे हम क्या कह सकते हैं? अम्ल कह सकते हैं। इसलिए केंद्रीय धातु परमाणु जो है वो ग्राही का कार्य करता है, और ये लुईस अम्ल इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भाई? लुईस अम्ल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला अगर देखें, आलोक निषाद, गुड इवनिंग। चलिए अगला देखते हैं, आपका है लिगेंड। लिगेंड क्या होता है? यानी हम कहेंगे कि सेंट्रल मेटल के चारों तरफ जो होंगे, यानी जो सेंट्रल मेटल के चारों तरफ क्या करेंगे? यानी या सेंट्रल मेटल के साथ या केंद्रीय धातु परमाणु के साथ क्या कर सकते हैं? उपसहसंयोजक बंध यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का अगर वो फॉर्मेशन करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसे हम लिगेंड कहते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो हम कह सकते हैं कि परमाणु या आयनों का वह समूह, परमाणु या आयंस होंगे, यानी एटम या आयंस होंगे का वह समूह, ऐसा कोई ग्रुप होगा, वह समूह जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, केंद्रीय मतलब सेंट्रल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, ठीक है, लिगेंड कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? लिगेंड कहलाते हैं। बात है इसमें? अच्छा, अब यहाँ पर हो गया भाई लिगेंड, ठीक है। अब लिगेंड की पहचानोगे कैसे? तो हम ये कहेंगे कि लिगेंड जो होता है एक दाता परमाणु होता है। तो यह लिख सकते हो, यह एक दाता परमाणु होता है, दाता परमाणु होता है, यह एक दाता परमाणु होता है। यानी कम से कम इसके पास क्या होना चाहिए? मान लो ये मतलब लिगेंड, तो लिगेंड के पास कम से कम एक यानी एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक एकांकी जो है इलेक्ट्रॉन युग्म होना चाहिए, तभी वो उपसंयोजक बंध बना सकता है। ठीक है, अब जब ये लिगेंड देगा, ठीक है, तो कह रहा परमाणुओं या आयनों का वह समूह जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसंयोजक बंध यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो उसे हम लिगेंड कहते हैं। और लिगेंड के पास क्या होना चाहिए? लिगेंड को क्या बोलते हैं? डोनर आइटम यानी दाता परमाणु कहते हैं। वैसे कैसे पहचानोगे? तो
कह रहा है इसके पास कम से कम एक एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब भाई एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो हम कहेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, एक एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यही शर्त भी तो होती है कि जब साझे का कोई युग्म इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु के द्वारा दिया जाता है, किसी एक परमाणु के द्वारा दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उपसंयोजक बंध कहते हैं। तो एक परमाणु के द्वारा कितना इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, 2, तो इसका मतलब रहेगा तब ना देगा। तो लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन रहता है, इसलिए वो 2 परमाणु देता है। अच्छा, इसे हम दाता परमाणु कहते हैं। अब जो दाता होता है इसे हम लुईस क्षार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लुईस क्षार। तो लिगेंड को हम कह सकते हैं, यानी लिगेंड को लुईस क्षार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लुईस क्षार भी कहा जाता है, लुईस क्षार भी कहा जाता है। बात क्लियर हुआ। अच्छा, अगला देखते हैं भाई लिगेंड के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ लिगेंड। लिगेंड कितने प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। तो लिगेंड के जो है कह रहा है ये निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं, यानी लिगेंड तो कई प्रकार से बांटा जा सकता है। पहला जो हम लोग बात करेंगे, अब देखिए लिगेंड तक तो ठीक था बात, आपको आ रहा है नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब लिगेंड जो है देखिए उपसंयोजक यौगिक जो है वह लिगेंडों पर ही निर्भर करता है। अगर आपको लिगेंड समझ में आ जाएगा तो आपका 50% प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा। तो इसलिए आप ये कोशिश करिए कि हम लिगेंड को कैसे पहचानें, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है पहला इसमें लिखेंगे लिगेंड के आवेश के आधार पर। अब सोचिए ज़रा, यानी आवेश के आधार पर अगर देखें तो या तो धन आवेशित होगा, या तो ऋण आवेशित होगा, या तो उदासीन होगा। बात है इसमें, तो लिख सकते हैं कि आवेश के आधार पर, आवेश के आधार पर, आवेश के आधार पर लिगेंड, आवेश के आधार पर लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के होते हैं। तो कह रहा कौन कौन से होंगे, तो कह रहा नंबर 1, कह रहा कौन, तो कह रहा है कि ऋणावेशित लिगेंड। क्या है, ऋणावेशित लिगेंड, ऋणावेशित लिगेंड, ठीक है। तो ऋणावेशित लिगेंड कहने का मतलब है कि निगेटिव लिगेंड बोलेंगे इसे, निगेटिव लिगेंड। अब सोचो कह रहा ऋणावेशित लिगेंड है, मतलब ये कैसा होगा, इस पर ऋणावेश होगा, सिंपल सी बात है। इस पर क्या होगा भाई, तो हम कहेंगे इस पर ऋणावेश होगा। तो कहेंगे इस पर ऋणावेश होता है। क्या होता है भाई, ऋणावेश होता है। अब ऋणावेश होता तो कहें कौन कौन से, जैसे मान लीजिए आपका EF माइनस है, तो फ्लोराइड आयन, देखो फ्लोरीन के बाहरी कोष में कितने होते हैं, 9 है ना। देखिए फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9 और 2 और 7, तो बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। तो एक अगर इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये माइनस आ जाएगा, तो हम कहेंगे 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 3 3 6 7 और क्या हो जाएगा 8, यहाँ माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार से Cl पर हो जाएगा माइनस, यानी इसके पास कितना हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख लेंगे है ना, 4 3 7 1 8, एक गिन कर जरूर लिख लेंगे। उसके बाद अगर देखें तो हमारे पास Br माइनस है, ये भी हो जाएगा। OH माइनस है ना, ऐसे होगा OH, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6, OH 3 3 6 हो जाएगा, इस पर आ जाएगा माइनस, है ना। उसी प्रकार से अगर देखेंगे तो Cn हो जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड N हो जाएगा, है ना। इसके पास यहाँ लोन पेयर होता है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ये माइनस हो गया, है ना। इसको बोलते हैं Cn माइनस, साइनाइड आयन, है ना, यहाँ पर माइनस ऐसे। उसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पर SO3 माइनस होता है, सल्फाइड आयन होता है ना। उसके बाद अगर देखोगे सल्फाइड आयन होता है, S पर 2 माइनस होता है, सल्फेट आयन होता है, SO4 पर 2 माइनस होता है ना। तो ये सब जो होते हैं ऋणावेशित लिगेंड होते हैं। क्या होते हैं, ऋणावेशित लिगेंड होते हैं आज इसमें, यानी वह लिगेंड जिन पर ऋणावेश होता है उसे हम क्या कहेंगे भाई, ऋणावेशित लिगेंड कहेंगे। क्या कहेंगे, ऋणावेशित लिगेंड कहेंगे। चलो एक हो गया। अच्छा, दूसरा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं
दूसरा जो है आपका धनावेशित लिगेंड, क्या है आपका धनावेशित जो लिगेंड है वो क्या होता है? तो धनावेशित लिगेंड, ठीक है, इसको क्या बोलोगे आप? पॉजिटिव लिगेंड। क्या बोलोगे? पॉजिटिव लिगेंड। अब इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव मतलब धन आवेशित, यानी इन लिगेंडों पर क्या होगा भाई? धन आवेश होता है, यानी इन लिगेंडों पर धन आवेश होता है। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा? चलिए, इन लिगेंडों पर क्या होगा? धन आवेश होगा, तो उसे धन आवेशित लिगेंड कहेंगे। अब एग्जाम्पल में देखिए, ये बहुत दुर्लभ होते हैं, ये अति दुर्लभ होते हैं, यानी ये जल्दी बनते नहीं हैं, दुर्लभ होते हैं, बहुत रेयर होते हैं। बात है इसमें, दुर्लभ होते हैं। और इसमें देखेंगे तो जैसे कह रहा है ना, NO2+ है, क्या है भाई? NO है और यहाँ पर 2 है और इस पर क्या हो गया? प्लस हो जाएगा। तो अगर NO2+ है तो इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम। क्या बोलते हैं इसे? नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन। देखो NO2 क्या बोलते हैं? नाइट्रेट आयन बोलते थे, लेकिन अब यहाँ पर प्लस आ गया तो इसलिए यम लगाते हैं, नाइट्रोनियम। जैसे देखो, धनावेश कैसे याद करो? जैसे धनात्मक है, जैसे सोडियम तो धन होता है, धनावेशित होता है, तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, तो IUM आया कि नहीं आया? तो इसी टाइप से नाइट्रोशियम जो है NO2+ आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये धनावेशित हो गया। इसी तरीके से अगर देखें तो नाइट्रोसोनियम है, यानी NO जो होगा, अगर इस पर आप प्लस लगाएंगे, ठीक है, तो इसे कहेंगे नाइट्रोसोनियम। नाइट्रोसोनियम ये हो जाएगा नाइट्रोसोनियम आयन। बात है इसमें, ये हो गया आपका नाइट्रोसोनियम आयन। तो ये जो होते हैं भाई बहुत दुर्लभ होते हैं, बहुत कम बनते हैं। तो अगर ये याद हुआ तो ठीक, नहीं याद हुआ तो और भी ठीक है ना? एग्ज़ाम में अगर आप बोर्ड के एग्ज़ाम में तो ऑलमोस्ट ये पूछता ही नहीं है, ये ऑलमोस्ट पूछता ही नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे, धनावेशित पे बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करना है। लास्ट जो है आपका इसमें आएगा उदासीन लिगेंड, ये इम्पॉर्टेंट है। तो उदासीन जो है आपका लिगेंड है। तो उदासीन लिगेंड क्या मतलब क्या होगा? न्यूट्रल लिगेंड। अब न्यूट्रल लिगेंड नाम ही है भाई साहब, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है इस पर कोई आवेश नहीं होगा, तो हम कहेंगे यह विद्युत उदासीन होता है, यानी वह लिगेंड जिस पर कोई आवेश नहीं पाया जाता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत उदासीन, यानी उदासीन लिगेंड बोलते हैं, है ना? क्या बोलोगे? उदासीन लिगेंड बोलते हैं, विद्युत उदासीन होता है। अब इसमें जो है बहुत से आयन होंगे, कैसे? जैसे अब कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर देखें तो हमारे पास H2O होता है, जल होता है। तो अब जानते हैं कि ऑक्सीजन है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड का जब आप चित्र बनाते होंगे तो ऐसे बनता होगा, देखिए, है ना, ऐसे, और इस पर क्या होगा? आपका प्लस, है ना? तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, ये CO जो है इधर भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है और इधर भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। बात है समझ? तो इसका मतलब ये CO जो है वो क्या है? आपका उदासीन लिगेंड है। क्या है? आपका उदासीन लिगेंड है और इस पर कोई आवेश नहीं होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। बात है इसमें? चलिए, अब यहाँ पर H2O की अगर हम बात करते हैं तो H2O का अगर देखेंगे तो 1 2 3 4, देखो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, तो 2 बंद बना लिए, 4 बच गया ना। तो यहाँ पर हम 4 इलेक्ट्रॉन इसको दिखा सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 4। कैसे? देखो 1 2 3 4, तो यही 2 इलेक्ट्रॉन दे करके उपसंयोजक बंध बना लेगा, ठीक है। अच्छा, अगर उसके बाद देखें तो देखिए एल्कोहल है, ROH है ना? तो एल्कोहल में भी ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में? 6। देखो परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8, 2 और 6। देखिए हम बारीकियों से इसका अध्ययन करेंगे, एक एक पॉइंट समझते जाएंगे, दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितने होते हैं भाई? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना?
तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 बंध बना लिया, कितना बच गया 4। तो इसलिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यहाँ से भी उपसंयोजक बंध बना सकता है या तो यहाँ से बंध बना सकता है ना। तो उसको चाहिए 2 ये इलेक्ट्रॉन चाहिए उपसंयोजक बंध बनाने के लिए। तो जो एल्कोहल है, ROH को क्या बोलते हो भाई, एल्कोहल। तो एल्कोहल भी क्या है आपका उदासीन लिगेंड है, क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं होता है। अच्छा, अमोनिया की बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास NH3 है, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई 7, है ना। तो 2 और क्या हो गया 5, बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन 5, लेकिन 3 तो बंध बना लिया, बचा कितना 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख देंगे, यानी अब यहाँ से इन 2 इलेक्ट्रॉन से उपसंयोजक बंध बना सकता है। तो अमोनिया भी हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे एक्सपेंड लिखें, अभी बहुत सी चीज़ों का आंसर यहाँ मिल जाएगा। देखिए हमारे पास है NH3, 3 बंध बना लिया, 5 इलेक्ट्रॉन थे, 2 बच गया। यानी हम ये कह सकते हैं भी यहाँ से ये उपसंयोजक बंध बना सकता है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइए हाँ आपको समझ में आ रहा है, या कोई दिक्कत है तो उसको फिर से मैं रिवाइज करूँगा, ताकि आपको एक कह सकते हैं ऑफलाइन वाली फीलिंग आए, आपको कोई डाउट ना रह जाए। जब यहाँ से आप जाइए पढ़ करके तो आपको कुछ कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ हमने ये आज सीखा है ना। चलिए, तो यहाँ हो गया NH3 और ये 3 बंध बना लिया है, और इसका मतलब क्या है यहाँ पर क्या भाई लोन पेयर, ठीक है। तो ये हो गया अमोनिया, यानी यहाँ से उपसंयोजक बंध ये बना सकता है। अब इसको अगर मैं यहाँ इसका एक बंध हटा दूँ हाइड्रोजन का, और यहाँ पर मैं क्या लगा दूँ R, ये R, तो R मतलब क्या हो सकता है, कोई जैसे मान लीजिए आपका CH3 ले लो, C2H5 ले लो, यानी कोई एल्किल समूह आप ले सकते हैं, यानी मेथिल हो सकता है, एथिल प्रोपिल कोई हो सकता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हो गया क्या R, और क्या कहोगे NH2, तो इसे क्या बोलते हो भाई यमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे यमीन। लेकिन अब एक R होता है ना, इसलिए इसे हम 1 डिग्री यमीन बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम 1 डिग्री यमीन बोलेंगे। क्लियर हुआ। अच्छा, दूसरा अगर हाइड्रोजन है इसको हटा देते हैं तो यहाँ पर क्या लगाते हैं, एक और R तो लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं भाई, एक और R लगा सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा NH हो जाएगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो इसका मतलब ये हो जाता है 2 डिग्री यमीन, यानी ये भी आपका विद्युत उदासीन लिगेंड है, यानी उदासीन लिगेंड है, ठीक। अच्छा, अब इस R को भी तो हटाया जा सकता है। तो अगर इसको R हटा दें, तीनों हाइड्रोजन को हटा दें, तो क्या हो जाएगा R3N हो जाएगा। तो इसे लिखोगे R3 और N, और यहाँ पर क्या आएगा एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये हो जाएंगे भाई आज, यानी ये जो होते हैं आपके उदासीन लिगेंड होते हैं। क्या होते हैं भाई उदासीन लिगेंड होते हैं। बात है इसमें। चलिए, ये हो गया आपका, यानी लिगेंड जो होंगे वो टोटल आवेश के आधार पर देखें तो 3 प्रकार के होंगे, एक ऋणावेशित लिगेंड, एक उदासीन लिगेंड, और एक धनावेशित लिगेंड। तो ज़्यादातर आपको ये दोनों पर ध्यान देना होगा, ऋणावेशित लिगेंड और उदासीन लिगेंड। क्लियर हुआ बात। चलिए, दूसरा जो टाइप है यानी B अगर देखें तो इसमें 1 मिनट हमने 1 लिखा था, इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर हमने देखिए इसमें हेडिंग में थोड़ा चेंजिंग कर लेंगे। यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे A, इसको क्या लिख लेंगे B, इसको लिखेंगे ये हो गया B, और ये हो गया आपका C। हो गया बात समझ में। चलिए अगला देखते हैं। अब बात करते हैं लिगेंड की संयोजकता के आधार पर, यानी दूसरा प्रकार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। लिगेंड की संयोजकता के आधार पर संयोजकता के आधार पर संयोजकता के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी
वैलेंसी ऑफ लिगेंड, वैलेंसी ऑफ लिगेंड, बात है इसमें। अच्छा, तो अगर संयोजकता के आधार पर हम देखें तो संयोजकता मतलब कितना बंध बनाएगा, तो यहाँ पर बंध बनाने को हम क्या बोलते हैं, डेंटिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेंटिसिटी, बात है इसमें। देखिए, तो इसे बोलते हैं हम क्या, डेंटिसिटी, तो DN, ठीक है, TICITY, यानी इसकी संयोजकता को हम उपसंयोजक बंधों को क्या बोलते हैं, डेंटिसिटी। अब डेंटी मतलब डेंटिस शब्द से आया है, क्या है, डेंटेट। इसको क्या बोलेंगे लैटिन में, इसको बोलते हैं डेंटेट, और डेंटेट मतलब होता है टूथ। क्या होता है, टूथ यानी दांत। टूथ मतलब क्या होता है, दांत होता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारा जीव है, तो जीव को हम कहेंगे केंद्रीय धातु परमाणु है, और जो दांत है ना, तो दांत क्या किए हैं, जीव को घेरे हुए हैं, बचाए हुए हैं, है ना। तो जीव क्या हो गया, केंद्रीय धातु परमाणु यानी सेंट्रल मेटल आइटम हो गया। और दांत क्या हो गया, तो हम कहेंगे कि दांत जो हो गया वो लिगेंड हो गया, और जितने दांत होंगे, ठीक है, वही उतनी क्या कहलाएगी, आपका डेंटिसिटी होगी, यानी जितना बंध बनाएगा लिगेंड। अब जैसे मान लो मैं अपनी उंगली को काटूं ऐसे ऐसे ना, तो अगर हमारे इस उंगली को दो दांत पकड़ रहे हैं, तो हम कहेंगे दो उपसंयोजक बंध बना हुआ है, तो हम कहेंगे ये द्विदंती है। अगर एक ही दांत लग रहा है तो इसका मतलब एक दंती है। आया इसमें, बहुत मज़ेदार है। तो हम ये कह सकते हैं कि मतलब क्या होगा, डेंटिसिटी से भी याद रखेंगे, डेंटेट, और डेंटेट मतलब होता है टूथ, और टूथ मतलब होता है दांत, और दांत से समझेंगे दंती। तो हम ये कह सकते हैं कि लिगेंड को अगर हम संयोजकता के आधार पर बात करें तो ये कई प्रकार के हो सकते हैं, होंगे। नंबर 1 कह रहा है एक दंती लिगेंड। क्या बोलोगे, एक दंती लिगेंड, एक दंती लिगेंड, ठीक है। मोनोडेंटेट लिगेंड, क्या बोलोगे, मोनोडेंटेट लिगेंड। अब मोनोडेंटेट का मतलब क्या हो गया कि जो एक दंती हो, यानी केंद्रीय धातु परमाणु के साथ केवल एक उपसंयोजक बंध बनाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मोनोदंती, यानी एक दंती लिगेंड कहेंगे, ठीक है। तो कहेंगे वह लिगेंड, क्या कहोगे, वह लिगेंड, ठीक है, वह लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक उपसहसंयोजक बंध बनाता है। क्या बनाता है, एक उपसहसंयोजक बंध बनाता है, बंध बनाता है, एक दंती लिगेंड कहलाता है। क्या कहलाएगा, एक दंती लिगेंड कहलाएगा। कहलाता है, बात है इसमें। अच्छा, अब यहाँ पर एक दंती कौन सा होगा, तो देखिए मैंने वही जो अभी लिखा गया है। अब ये ऋणायन भी हो सकते हैं, ऋणावेशित हो सकते हैं, धनावेशित हो सकते हैं, उदासीन भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते इनके पास एक ही बंध बनाने की क्षमता होगी। जैसे आपका F- है, Cl- है, I- है ना, Br- है, NH3 है, ठीक है, क्या है, NH3 है, H2O है, Cn है ना, Cn- है, OH- है, ठीक है, NO2- है ना, CO की बात कर लें, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ये सब जो है, बिट्टू निषाद, हेलो गुड इवनिंग जी, कैसे हैं आप लोग, ठीक है, बढ़िया हैं। चलिए तैयारी करते रहिए, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछते रहेंगे, ठीक है। तो F-, Cl-, Br-, NH3 है, H2O है, Cn-, OH-, ये सब जो होंगे वो केवल एक बार में केवल एक उपसंयोजक बंध बना सकते हैं। तो वही कह रहा है कि भाई वह लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ केवल एक उपसंयोजक बंध बनाता है, उसे हम एक दंती लिगेंड कहेंगे। चलिए, ये तो हो गया एक दंती। उसी टाइप से अब बात करें दूसरा, तो इसे हम कहेंगे द्विदंती। क्या कहोगे, द्विदंती लिगेंड, द्विदंती लिगेंड,
अब इसे हम बोलते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट कहीं या डाइडेंटेट भी बोलते हैं, लेकिन वैसे जनरली बाइडेंटेट लिगेंड। अब इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल सी बात है कि यह जो होगा, यह लिगेंड क्या करेगा, यह लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, किसके साथ, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, धातु परमाणु के साथ क्या करता है, दो उप सह संयोजक बंध बनाएगा। कितना, दो उप सह संयोजक बंध बनाता है, बंध बनाता है। बस सिंपल सा बात है, द्विदंती मतलब दो बंध बनाएगा। अब इसको पहचानना जरूरी है, हमने पढ़ना तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहचानना बहुत ज़रूरी है कि भाई द्विदंती होगा क्या, क्योंकि हमें बहुत सी चीज़ें समझ में, अब परिभाषा तो सही है, वो तो हमें समझ में आ जाएगा, लेकिन लिगेंड हम पहचान पाएंगे तब ना। जैसे आपको देगा ऑक्सीलेट आयन, क्या दे देगा, ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो आया इसमें, तो एक मिनट, ऑक्सीलेटो, ऑक्सोलेटो, इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सोलेटो, लेटो, ठीक है, ऑक्सीलेटो आयन। और इसका फार्मूला जो लिखोगे तो ये होता है आपका C2O4 2-। अब कैसे याद रखोगे, देखो ऑक्जेलिकम तो जानते हो, ऑक्जेलिकम का फार्मूला क्या होता है, COO और H, COO और H, ये होता है भाई ऑक्जेलिकम, ठीक है। अच्छा, इसके अगर हम H को निकाल देते हैं तो ये बन जाता है आयन, क्या बन जाता है, आयन, जिसको बोलते हैं ऑक्सीलेट आयन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेट आयन। और यहाँ पर हम बोलेंगे इसको ऑक्सीलेटो, क्या बोलेंगे, ऑक्सीलेटो। तो देखो ऐसे C डबल बॉन्ड O हो गया और ये O हो गया, और ऐसे O लिख सकते हो ना, ऐसे, और यहाँ O। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो 6 आयन, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्या है, मान लो एक केंद्रीय धातु परमाणु है, यानी यम है ना, यह आयन है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक उपसंयोजक बंध बना लेगा और एक उपसंयोजक यहाँ से बंध बनाएगा। तो कितना बंध बना रहा है भाई, 2 उपसंयोजक बंध बना रहा है। तो इसका मतलब ये द्विदंती हो गया, यानी वह लिगेंड जिसमें दाता परमाणुओं की संख्या 2 होती है और वह केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 2 उपसंयोजक बंध बनाएगा, तो उसे हम द्विदंती लिगेंड कहेंगे। क्लियर हुआ बात, चलो ठीक है, ऑक्सीलेटो आयन हो गया। इसी टाइप से एथिलीन डाइएमीन, क्या है आपका, एथिलीन, एथिलीन डाइएमीन नाम है इसका, डाइएमीन। अच्छा, अब थोड़ा सा नाम से ध्यान में रखेंगे, जैसे नेम ही काफ़ी है, तो ठीक है। ऑक्सीलेटो को देखिए ध्यान में रखेंगे, ऑक्सीलेटो को हम OX से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे, OX से, ये बात ध्यान में रखेंगे, ये बहुत ज़रूरी है, आपको इसका सिंबल पता होना चाहिए। अब कह रहा है एथिलीन डाइएमाइन को हम इंग्लिश में लिखें तो इथाइलिन बोलते हैं, इसे डाइएमाइन बोलेंगे, और इसका जो प्रतीक होता है वो होता है भाई EN, क्या होगा, EN, इथाइलिन डाइएमाइन। अच्छा, तो इथाइलिन मतलब क्या होता है, आपको पता है कि C2H4 होता है, तो CH2 डबल और CH2, यही ना, तो इसे क्या बोलते हैं, एथिलीन, क्या बोलते हैं, एथिलीन ही तो बोलते हैं। अगर हम क्या करते हैं, इसके एक बंध को तोड़ दें, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, यानी इधर एक बंध बना लें, ठीक है। तो अगर हम इधर एक बंध बना रहे हैं तो यहाँ बन जाएगा EnH2, क्या बन जाएगा, EnH2, और यहाँ बन जाएगा EnH2। तो यहाँ पर देखेंगे तो दाता परमाणु कितने होंगे, 2, यहाँ पर 2 है, और ये दोनों दाता परमाणु उपसंयोजक बंध बनाएंगे। तो इसको कैसे लिखोगे, तो देखो ऐसे लिखेंगे, CH2 और हो जाएगा यहाँ CH2, और क्या हो जाएगा आपका NH2, और क्या हो जाएगा आपका NH2 हो जाएगा। अब मैं H2 को नीचे बना दे रहा हूँ थोड़ा समझने के लिए, इलेक्ट्रॉन को दिखाने के लिए, और इसके H2 को मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, तो ये हो गया। अब मान लो मेटल है, अभी केंद्रीय धातु परमाणु होगा, जैसे Fe2+3 कुछ हो सकता है, Cu2+ हो सकता है। अब ये क्या करेगा, यहाँ से उपसंयोजक बंध बना रहा है, तो कितना उपसंयोजक बंध बना रहा है, तो कह रहा है 2 बना रहा है। तो जब 2 बना लेगा तो इसका मतलब ये द्विदंती लिगेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, द्विदंती लिगेंड हो जाएगा। अच्छा, एक और याद रखेंगे, और भी बहुत से हैं लेकिन मुख्यतः ये दोनों हैं।
ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। इसका जो सिंबल है वो ज़रूर याद रखेंगे, EN, है ना। आगे काम में आएगा जब हम IPSC नेम पढ़ेंगे तो बहुत काम में आएगा, ये बात ज़रूर ध्यान में रखेंगे। क्लियर हुआ। अच्छा, अगला देखते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें अगला मतलब एग्जाम्पल, तो कह रहा है हमारे पास CH2 होगा और यहाँ पर NH2 होगा और यहाँ पर लोन पेयर है और यहाँ पर COO माइनस है। तो इसको बोलते हैं ग्लाइसिनेटो। क्या बोलते हैं हम? ग्लाइसिनेटो बोलते हैं, ग्लाइसिनेटो यानी GLY। क्या बोलोगे? GLY हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखें तो कितना बंध बना सकता है, देखो यहाँ पर मान लो N प्लस है तो एक देखो यहाँ पर लोन पेयर होगा, इसके द्वारा बंध बनाएगा और इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये भी उपसंयोजक बंध बनाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं? ग्लाइसिनेटो बोलते हैं। ये कहाँ से आया है? तो ग्लाइसिन से आएगा। जब हम लोग पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल्स, है ना, जैविक अणु, तो वहाँ पर हमें पढ़ने को ही मिलेगा। तो ऐसे होता है COOH और इधर लगाते हैं NH2, तो इसको बोलते हैं ग्लाइसिन। क्या बोलते हैं? ग्लाइसिन एक अमीनो अम्ल है। तो वहाँ से आप इसके अगर H को हटा देते हो, है ना, तो ये बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर माइनस और यहाँ पर लोन पेयर, तो एक बंद इधर से बनाएगा एक इधर। तो कितना बंद बना लिया? तो कहेंगे कि 2 बंद बना लिया। तो 2 उपसंयोजक बॉन्ड अगर बना रहा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब इसे बोलेंगे द्विदंती लिगेंड यानी बाइडेंटेट लिगेंड। और ये जरूर ध्यान में रखेंगे ग्लाइसिनेटो, GLY इसका सिंबल होता है। देखिए अगर ऐसे देगा, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, Fe है, और ऐसे दे देगा कि EN का होल थ्राइस है और 2 प्लस है ना, या ऐसे दे देगा, बोलेगा इसमें बताओ GLY है, अब इसका IPSC नाम लिखो। तो भाई IPSC नाम तब लिख पाओगे ना जब आपको लिगेंड के बारे में याद हो, लिगेंड को आपको पता हो। तो लिगेंड ध्यान में रखेंगे, इसका सिंबल बहुत ही ज़रूरी है जो आपके IPSC नाम या कह सकते हैं पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हैंडल करेगा। तो इसीलिए लिगेंड को ज़रूर याद रखिए विथ सिंबल, ठीक है। आगे हालांकि इसको और भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। ये हो गया ग्लाइसिनेटो। उसी तरीके से बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, बस उसके बाद जो है अगला टॉपिक पर चालू करते हैं, यानी अगला लिगेंड। तो देखो यहाँ पर आ जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम? पिरिडीन। क्या बोलते हैं हम? पिरिडीन। इंग्लिश में बोलते हैं पायरिडीन, हिंदी में बोलते हैं पिरिडीन। ये हो गया भाई पिरिडीन। क्लियर हुआ बात? अच्छा ठीक है। अब इसको अगर हम क्या करते हैं, यहाँ से एक और पिरिडीन जोड़ देते हैं, ऐसे ऐसे, तो इसको क्या बोलते हैं? तो डाइप्रिडाइल बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? इसका नाम जो होता है, अब देखिए इसको बोलते हैं पहला पोजीशन, ये दूसरा, यहाँ पहला हो गया दूसरा, तो दूसरे पे जुड़ा हुआ है, तो इसलिए 2,2। क्या बोलेंगे? 2,2 डाई। क्या बोलोगे? डाई मतलब 2 हो जाता है, प्रीडाइल। प्रीडाइल आया बस में, ये हो जाएगा। और इसको हम लिखते हैं DPY। क्या बोलेंगे? DPY बोलेंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अगला देख लेते हैं। ये हो गया। तो ये हो गया आपका एक दंती लिगेंड। अच्छा अब कहेगा भाई बहुदंती लिगेंड या चतुष्दंती, तो उसी में हम लिखेंगे अब बहुदंती लिगेंड। बहुदंती में सब आ जाएंगे, है ना। बहुदंती लिगेंड। बहुदंती मतलब क्या है? यानी वह लिगेंड जो 2 या 2 से अधिक, वह लिगेंड जो 2 या 2 से जो वह लिगेंड जो 2 से अधिक, 2 से अधिक, ठीक है, उपसहसंयोजक बंध केंद्रीय धातु परमाणु से बनाता है। किसके साथ? केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बनाता है, परमाणु के साथ बनाता है, ठीक है। बहुदंती लिगेंड कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुदंती लिगेंड कहलाता है।
क्लियर हो गया? अच्छा ठीक है। अब अगला देखते हैं कि बहुदंती में कौन कौन सा है। तो बहुत से, जैसे मान लीजिए त्रिदंती, पहले बात करते हैं त्रिदंती। तो त्रिदंती में क्या होगा, 3 बंद बनाएगा। अब त्रिदंती में अगर देखें तो हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, जैसे नंबर 1 में तो हम कहेंगे डाईएथिल, क्या हो जाएगा, डाईएथिलीन, ठीक है, ट्राईएमीन, ठीक है। तो डाईएथिलीन क्या हो जाएगा, ट्राईएमीन। ये कैसे क्या होगा, देखो एथिलीन अगर हम लिखते तो ऐसे लिखते थे ना, एथिलीन को ऐसे बोलते हैं CH2। अब कह रहा डाई नाम होते मतलब 2, तो यहाँ 2 बना लो ऐसे, यही ना, ऐसे बना लो। अब कह रहा ट्राईएमीन, यानी 3 हमें एमीन लगाने पड़ेंगे। तो एक बंद इसका तोड़ो, तो एक एमीन यहाँ NH2 जोड़ दो और एक NH2 यहाँ जोड़ दो, ठीक। अच्छा, अब बचा कौन, एक। तो एक आप इसका बंध हटाओगे तो एक यहाँ जोड़ दोगे, बात आया समझ? अच्छा, यहाँ पर नाइट्रोजन तो 3 ही बंध बनाता है, तो इसका मतलब क्या है कि एक हाइड्रोजन आपको यहाँ पे हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसे लिख लोगे, बन गया। तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखो एथिलीन कितना हो गया, एक यहाँ एक यहाँ। तो इसी को हम क्या लिखेंगे, CH2 और CH2, अब हो गया NH, क्या हो जाएगा, NH, ठीक है। अब इसको थोड़ा स्टाइल में लिखेंगे, है ना, कैसे, जैसे हमारे पास क्या है, Mn है, क्या है, मेटल है, ये N+ है। अब इसको जब बंद बनाना होगा तो ये कैसे बंद बनाएगा, तो हम कहेंगे हमारे पास तो NH है 2, ये हो गया। उसके बाद देखेंगे तो क्या बन गया, CH2 और क्या बन जाएगा, NH2, इसके पास लोन पेयर। उसके बाद क्या है, तो हम कहेंगे CH2 है और CH2 है और क्या है भाई आपका NH2। तो इसका मतलब ये यहाँ से एक बंद बनाएगा, एक यहाँ से बंद बनाएगा 2, और ये वाला जो लोन पेयर है जो NH वाला था, इसको अगर लिखें तो कितना बंद बना लिया, 3। तो हम कहेंगे ये क्या हो गया आपका, त्रिदंती हो गया। क्या हो गया, त्रिदंती, यानी ट्राइडेंटेट हो गया। तो इसे बोलते हैं एथिलीन डाईएमीन जो है ये त्रिदंती लिगेंड है। क्या है, त्रिदंती लिगेंड है, यानी ट्राइडेंटेट। क्या है भाई ये, ट्राइडेंटेट, बात है इसमें। और इसको हम ट्राइएन के नाम से जानते हैं, इसका शॉर्टकट जरूर याद रखें, ट्राइएन, TRIEN, ट्राइएन होता, सॉरी ट्राइएन का डाई है, डाई इथाइलिन, तो डाइएन। क्या लिखोगे, EN मतलब इथाइलिन, EN मतलब क्या हो जाएगा भाई, इथाइलिन। अब डाई एथिलीन है, इसका मतलब DI लिखेंगे, तो डाइन, इसे क्या बोलोगे, डाइन। तो डाइन जो होता है इसको क्या बोलते हैं, डाई एथिलीन ट्राइएमीन, और यह त्रिदंती लिगेंड होता है। और इसमें 3 नाइट्रोजन जो होंगे, यानी एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, यानी ये 3 जो नाइट्रोजन होंगे वो दाता परमाणु का काम करेंगे, इसलिए इसे हम बोलेंगे कि ये त्रिदंती है। तो 3 नाइट्रोजन जो है वो दाता परमाणु हैं। क्या हैं, दाता परमाणु हैं, बात है इसमें। तो इस टाइप से हम एथिलीन ट्राइएमीन को देख लिए, ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर हम देखें तो एक और देखिए, अब टाइम हो गया हमारा समाप्त, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो कल हम लोग देखिए, अब कुछ टॉपिक बचा हुआ जिसमें हम चतुष्दंती है, पंचदंती है, खष्टदंती है ना। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। और कल इसका मैं एक लिगेंड का जो पूरा चार्ट लेके आऊँगा और उस चार्ट को मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो देते हैं कल नए टॉपिक के साथ, यानी कह सकते हैं इसमें और भी लिगेंड होते हैं जिसे हम ब्रिज लिगेंड भी कहते हैं, है ना। और उसके बाद ब्रिज लिगेंड कहते हैं, ठीक। और उसके बाद उभयदंती लिगेंड होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो शेष बचा हुआ जो लिगेंड है